हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग ना बोर्ड का तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे और पूरे साइंस का सेक्शन बोले तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया या मैथ हो गया, आप सभी लोग उसका बार बार रिविजन कर रहे होंगे। चूंकि आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रहा था, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने का लगातार प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर भी आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था चार्ज क्या होता है, चार्ज से संबंधित पूरे कंप्लीट थ्योरी को बताया था। ऊपर से मैंने 4-5 अच्छा न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करवाया था। यदि आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। और वहां मैंने यह भी बताया था कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना बेसिकली हम बात करने वाले हैं उस वीडियो के बाद, यानी कि चार्ज के समय देखे थे ना, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के विषय में। यानी कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके विषय में बात करेंगे। फिर बोलने का मतलब होता है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देख लेंगे अच्छे तरीका से। फिर देख लेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। फिर हम लोग बात कर लेंगे कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। ठीक है, ये विषय में बात कर लेंगे। फिर देखेंगे कि आवेश का पृष्ठ आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और बोले तो आपका एरिया चार्ज डेंसिटी, दोनों के विषय में बात करने वाले हैं। बट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगा। जब वीडियो समाप्त होगा तब मैं यहाँ कुछ न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो न्यूमेरिकल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 1 यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम आपका था क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यही ना नाम था। सबसे पहले तो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब होता है विद्युतीय आवेश और घनत्व, विद्युतीय आवेश और घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यही चैप्टर है। जानते हैं दोस्तों, यह चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ से बहुत ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, 5 नंबर का। जी हाँ, यहाँ हम बात करेंगे तो कम से कम 6 या 7 मैं खुद बताऊंगा 5 नंबर का, जिसमें से लगभग आपको 3-4 तो याद ही करना पड़ेगा, यानी कि 3-4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से समझिएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग बात किए थे कि चार्ज बेसिकली 2 प्रकार का होता है। थोड़ा मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। चार्ज बेसिकली कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यों से इंडिकेट करते हैं ना, दो असमान चार्ज, दो असमान आवेश के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होता है। और दो समान चार्ज यानी कि प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में क्या होगा, हमेशा बोले तो विकर्षण होगा। विकर्षण होगा ना, यानी कि रिपल्सन होगा। मैंने ये बताया था आपको, मैंने ये भी बताया था, एक एग्जाम्पल से मैंने बताया था कि जैसे एक लड़का होता है और एक लड़की होता है कि नहीं होता, बॉय और गर्ल, ये दोनों के बीच हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता। लेकिन हमेशा देखिएगा बॉय और बॉय के बीच क्या उस प्रकार का फीलिंग आएगा, नहीं आएगा, यानी कि यहाँ रिपल्सन होता है, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। भले दोस्ती है वो अलग बात है। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बताया था ना मैंने, दोनों में समान चार्ज होता है, लेकिन उसका प्रकृति क्या होती है, अपोजिट होता है। एक निगेटिव होता है तो एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर हमने बात किया था क्यू बराबर क्या बात किया था, एन बात किया था, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज गुने इलेक्ट्रॉन बात किया था ना कि नहीं बात किए थे। फिर मैंने इससे संबंधित कुछ अच्छा न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था, 4-5 को न्यूमेरिकल मैंने अच्छे से बताया था। चलिए इतना बात अब समझ गए, क्योंकि मुझे ये इंपॉर्टेंट था। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा बात जानते हैं दोस्तों क्या होता है, हम लोग ये बात करने वाले हैं बल के विषय में। ठीक है, तो बल तो आपको पता है, बल क्या होता है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है कि नहीं होता। बल की सहायता से हम किसी वस्तु की आकृति में चेंजिंग कर सकते हैं ना, किसी का रूप बदल सकते हैं। कोई वस्तु जो है स्थिर है तो उसे गति में ला सकते हैं। जैसे कि आप ये बैठल है और कोनो की मम्मी तो मार दे एक तबर, जैसे मारेगा एक तबर तब क्या होगा, आप पर झटका लगेगा, है कि नहीं है। या कहने का मतलब कोई धक्का दे दे, जैसे धक्का देगा तो आपका गति में क्या होगा, आपकी अवस्था में चेंजिंग आ गई है। यानी कि पहले आप स्थिर थे, अब आप गति में है कि नहीं है। अब आप एक बक्सा रखल है, अब बक्सा क से खींच रहे हैं तो खिंचाएगा वो, तो आप क्या करो, उस पर बल लगा रहे हैं। यानी कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है, यानी कि पुल और पुश होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या करते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। कोई वस्तु विराम में है, दूसरे गति में ला देते हैं। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, छोड़िए इस बात को, हमें पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के विषय में। जानते हैं दोस्तों, दो चार्ज होता है ना, दो आवेश, ध्यान से समझिएगा, दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे बोलते हैं विद्युतीय बल।
यानी कि आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, विद्युतीय बल बोलते हैं। ठीक है, विद्युतीय बल बोलते हैं। और इस विद्युतीय बल को निकालने का तरीका कूलम्ब साहब ने दिया। बात समझ में आ रहा ना, दो आवेश, अरे भैया आवेश है तो आकर्षण करेगा ना। अब देखिए ध्यान से, आप लोग समझते नहीं, देखिए यहां ध्यान दीजिए, एगो पॉजिटिव चार्ज है, एगो नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में आकर्षण जब हो रहा है, जब आकर्षण हो रहा है तो ये बताइए कोई ना कोई बल लगाएगा ना खींचने के लिए, आकर्षण लगेगा ना, बल लगे कि नहीं लगेगा। इसी बल को हम लोग कूलम्ब्स लॉ की सहायता से निकालते हैं। यह कूलम्ब साहब ने बताया था 1785 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में कूलम्ब साहब ने बताया था। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हम लिए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिए, क्यू से चार्ज को इंडिकेट करते हैं, तो ये दोनों के बीच क्या होगा, ये दोनों के बीच क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, ये इस तरफ भागेगा और ये इस तरफ भागेगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो भाग रहा है तो कुछ बल काम कर रहा है कि नहीं बल काम कर रहा है, इसी बल को हम लोग निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ की सहायता से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए आप लोग हाईलाइट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, यह कहां लगता है, आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, और वो आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, प्लस छोटा छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी कि बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, समझ गए ना, बिंदु आवेश मतलब कि बहुत छोटा चार्ज, बिंदु आवेश, इसे हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉइंट चार्ज बोलते हैं, बहुत ही छोटे चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल, कि रे भैया आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण, समझते हैं ना, आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षण या विकर्षण, विकर्षण का मतलब होता है रिपल्सन या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। परिमाण के गुणनफल कौन दे रहा है, कूलम्ब साहब दे रहा है, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती, समानुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, कर्मानुपाती होता है। ये हो गया। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि ये कंसेप्ट समझ में आया ना आपको, करा ना कि नहीं, दो स्थिर आवेश, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। अरे भैया इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर ना रहेगा, जो चार्जर में पड़ते हैं वो तो कांस्टेंट होता है, वो तो हिले डुलेगा तो मूविंग चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। चार्ज इसमें क्या होता है, कांस्टेंट, स्थिर रहता है। अब बिंदु मतलब कि बहुत ही छोटा चार्ज, उसके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव मतलब कि आकर्षण, रिपल्सिव मतलब कि विकर्षण, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समान अनुपात में होता है, किसके, चार्ज के गुणनफल के, आवेश के परिमाण के गुणनफल के। आवेश के परिमाण करने का मतलब होता है यह हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। आवेश के परिमाण के गुणनफल होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो उसके बीच की दूरी होगा ना वो उल्टा, उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए मैं आपको यहाँ एक्सप्रेस करके अच्छा सा बताता हूँ, ठीक है। चलिए नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे तुरंत, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक ध्यान दीजिए कि यहाँ आपका प्लस चार्ज क्यू है, ठीक है, हम ये लेते हैं प्लस चार्ज क्यू लेते हैं, मान लेते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव है, आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा ना, दूर, दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, दूर भागेगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो रहा, रिपल्सन समझ रहे हैं, विकर्षण हो रहा है, अरे दूर भाग रहा है ना, समान चार्ज है, लड़का लड़का के बीच में वो होगा लड़की वाला फीलिंग नहीं ना होगा, दोनों दूर भागेगा तो बस वही दूर भाग रहा है, बस ये समझिए आप। ये आपका पॉइंट समझिए कि इसके बीच की दूरी कितना था, इसके बीच की दूरी से पूछ कर आर था, क्या था, आर था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों चार्ज के बीच की दूरी को मैंने आर माना है। तो ध्यान दीजिए, कूलम्ब साहब बोलते हैं एफसी से इंडिकेट करते हैं चार्ज ऑफ फोर्स, ठीक है, चार्ज ऑफ फोर्स यानी कि आपका हो गया विद्युतीय बल, ठीक है, आवेश के द्वारा लगने वाला बल। देखिए
ये बोलता है क्या ना कि बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के Q1 Q2, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 हो गया ना, दोनों चार्ज के गुणनफल हो गया। फिर बोलते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स क्या बोलता है कि यह भी व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी के, ये हो गया व्युत्क्रम क्रमानुपाती। व्युत्क्रम क्रमानुपाती यानी कि उल्टा 1/r², समझ में आ रहा ना, 1/r², ये हो गया। तो वही जो चीज यहां बताया मैंने वही लिखा। यह बोलते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यह आवेश का गुणनफल हो गया, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी कि स्क्वायर हो गया, वर्गों के व्युत्क्रम क्रमानुपाती ने उल्टा हो गया, किस समानुपाती होता है, वही लिख दिया, व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम एक साथ लिखेंगे तो जानते क्या हो, इसी को हम एक साथ लिखेंगे तो FC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा में R², हुआ कि नहीं हुआ, R², समझ में आ रहा है ना। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे जानते हैं, जब इस अनुपात है ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को लिखेंगे FC बराबर K, इसको K लिखेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 बट्टा R², ये आपका हो गया। यही आपका फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ के द्वारा निकाला गया फॉर्मूला, यानी कि कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R², Q1 Q2 बटा R², ठीक है। सबसे पहले आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे, इसके बाद मैं फिर आगे बताता हूँ, ठीक है, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग भूल नहीं पाए, इतना अच्छा तरीके से पढ़ना है ना कि फिजिक्स आपको एकदम माइंड में अच्छा तरीके से घुस जाए, ठीक है। आप एग्जाम में तो अच्छा परफॉर्म करें, साथ साथ आपसे न्यूमेरिकली बनना चाहिए और आपके माइंड में इतना अच्छा से बैठे कि आप किसी को बता भी पाए अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात क्या होता है कि हमने दो चार्ज लिया था ना, एक का नाम था प्लस Q1, एक का नाम मैंने लिया था प्लस Q1, है ना, ये Q1 चार्ज है, यो प्लस में था, इसे मान लेते हैं Q2 मान लेते हैं, इसके बीच का दूरी R² मान लेते हैं। दोनों चार्ज क्या करेगा, दूर भागेगा ना, दोनों चार्ज रिपल्स होगा तो आगे भागेगा, दूर भागेगा ना, दूर तो भागेगा, ये तो आपको पता है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ ध्यान देते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि कूलम्ब्स साहब बताए थे कि FC जो होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, दोनों चार्ज के गुणनफल का, ये गुणनफल हो गया यानी गुना हो गया। फिर बताए थे कि FC जो होता है वो व्युत्क्रम क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, R² का, दोनों के बीच की दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो मैंने लिख दिया, समझ में आ रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने वो बता दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं ना कि FC बराबर लिख सकते हैं, यहाँ देखिए FC, इसी को हम ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा ना समानुपात बट्टा Q1 Q2 बट्टा R², अरे होगा ना, सेम चीज़ों को उतार दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान से FC बराबर, अब ये अनुपात हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, K हो गया, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा R², यही आपका मेन फार्मूला होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला, क्या होता है FC बराबर K Q1 Q2 बटा R², ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपको सेट कर लेना है, K Q1 Q2 बटा R², कूलम्ब्स लॉ के द्वारा निकाला गया फार्मूला यही होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, या वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये आपका सिंपल है फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं, ये तो बात समझ गए आप सभी लोग, देखिए ध्यान से। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि FC बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टा R² होता है ना, तो जानते हैं K बराबर, जानते हैं क्या होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, जानते हैं जहां K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट हिंदी में बोलेंगे तब परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक इसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, हम आपको लिख देता कि याद कर ले, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इसे बोल सकते हैं। छोड़िए उस बात को, एक तरीके से और आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ कि ये जो एप्सिलॉन होता है ना, इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी MITIVIT, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसे बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एयर, ठीक है, फ्री स्पेस को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यह डिपेंड करता है माध्यम पर, ये ऑल्सो डिपेंड, यानी कि माध्यम पर क्या होता है, डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, माध्यम पर क्या करेगा, यह निर्भर करेगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब देखिएगा ये इतना बात समझ में आपको
के बराबर क्या लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ई नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया, एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, फ्री स्पेस यानी कि निर्वात आपका हो सकता है, ठीक है। ये माध्यम के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आप इससे पहले अच्छे तरीके से नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और बात को जानते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, उतना चीज तो आप जान गए, ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि एफ सी यानी कूलम्स फोर्स बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है। आपको मैंने बताया अभी कि के जानते हैं, के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और के का मान क्या होता है जानते हैं, पता है आपको, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होता है इसका मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान। इसको आप अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। के बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो मान है ना आपका, कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है, याद रखिएगा कितना बार ये बिहार बोर्ड पूछ चुका है, इसे अच्छे से दिमाग में को छाप लेना है कि इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया अभी कि के का मान जो होता है क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, इसका मान दोस्तों होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका मान होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका भी आपको ऐसा ही मात्रक को ध्यान देना है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों एक दूसरे का ठीक उल्टा है, याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का क्या है, ठीक अपोजिट में है, ठीक है। ये बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों, एक चीज और ध्यान देंगे, डायमेंशन। आपसे डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा डायमेंशन पूछता है कि बताइए ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का बीमा क्या होता है, ये हमेशा आपसे पूछेगा, तो आपको अच्छे से इसको ध्यान देना, ठीक है। चलिए देख निकाल लेते हैं हम लोग इसका डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना तो कुछ नहीं करिए, क्या कूलम स्क्वायर है बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे हम सभी लोग, कूलम स्क्वायर, कूलम यानी कि 80, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 80 का स्क्वायर बट्टा फोर्स का डायमेंशन यानी कि न्यूटन है ना, न्यूटन को होता है MLT-2, ये होता है आपका, और मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर ये लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन होता है एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, अब बट्टा लिख सकते हैं, यहाँ आपका बोले तो एम हो गया, एल यहाँ एगो यहाँ दो गो, तो एल 3 हो गया और T-2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इतना हो गया आपका। जब इसी को हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, M-1 आएगा, एल ऊपर जाएगा तो L-3 आएगा, L-3 हो गया, T4 आ जाएगा और A2 आ जाएगा, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि M-1 L-3 T4 और A2, T4 और A2 आपका डायमेंशन आएगा, किसका, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो हम इसे अच्छा तरीके से आपको लिख देते हैं यहाँ कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना आया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आया M-1 L-3 T4 और A2, ये आपका आता है डायमेंशन, ठीक है। और जानते हैं के का जो डायमेंशन होगा ठीक इसका उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, M⁻1 L⁻3 T⁻2 और A के पावर आपका -2। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, देखिए दोनों बहुत ही कंफ्यूजन बेस है, इसलिए जब भी आपको एग्जाम मिले तो बहुत ही सावधानी पूर्वक टिक करिएगा, ये हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ठीक है, इसको बहुत ही आपको सावधानी से आपको बनाना है, ठीक है। इस बात को अच्छे से आप पहले अपने कॉपी में क्या करिए, नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने कूलम्स लॉ से संबंधित सब बात कर ली है, ठीक है। अब कुछ और बात को देख लेते हैं जो कि उससे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दो चार्ज के बीच ये बल लगता है, एक चार्ज को मैंने यहाँ प्लस क्यों बना था, ठीक है, और दूसरा चार्ज को मैंने प्लस क्यों बना था, ये Q1 था, ये Q2 था, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देते हैं, दोनों चूंकि पॉजिटिव चार्ज था, दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, रिपल्सन होगा, तो यह चार्ज इधर भागा ना, तो ये क्यों भागा, क्योंकि इस पर फोर्स लगा 1 ड्यू टू 2, यानी कि इस पर फोर्स लगा, पहले पर फोर्स लगा, किससे कारण, दूसरे कारण, समझ में आ रहा ना, यानी कि इस पर फोर्स लगा, पहले का चार्ज पर फोर्स लगा दूसरे कारण, ये इधर भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लगेगा, दूसरे पर फोर्स लगा पहले का, तो उसको लिखेंगे फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, यानी कि दूसरे पर फोर्स लगा पहला का, यही चाहे ना धक्का मार रहा, इसको इधर धक्का मार रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं इस पर ये बल लगाया और इस पर जो है ये बल लगाता, तो इसी कारण लिखे फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसको लिखे फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। तो आप ये समझिएगा दोस्तों, जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ 1 होगा,
फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 होगा, इसका मान नेगेटिव होगा फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। ये इधर भाग रहा है, इधर ये इधर भाग रहा है। समझ में आ रहा है कि ना रहा? डायरेक्शन क्या है दोनों का? अपोजिट चल रहा है। ठीक है, इसी का लिखे फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 और इसको लिखे फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। अब देखिए ध्यान से, यदि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये बार लगाने का मतलब ये पॉजिटिव है, इसका केवल हम लोग मैग्नीट्यूड किससे बात कर रहे हैं, इसी कारण से मैंने ये लिखा। ठीक है, तो ये समझिए, कोई दिक्कत है आपको नहीं ना? चलिए, तो ये किसके बराबर होता है? यह आपका बराबर होगा कूलम्स फोर्स के बराबर होगा। कूलम्स फोर्स क्या होता है भैया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बटा R², इसके बराबर होगा। इस बात को आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात को आप समझ में आ रहा है ना? चलिए, इस बात को अच्छे से आपको नोट डाउन करना। ठीक है, फिर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इतना बात आप समझ गया, फिर कूलम्स लॉ से संबंधित कुछ बात को ध्यान देना होगा। ठीक है, पहला कूलम्स लॉ ने क्या कहा था? देखिए, कूलम्स लॉ पहला क्या बताया था? कूलम्स लॉ जो है आपका, ये कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ जो आपका है ना, यह किस पर काम करता है? यह पहला नंबर चार्ज की स्थिर चार्ज पर ही काम करेगा। स्थिर चार्ज यानी कि स्थिर आवेश, यानी कि स्टेशनरी चार्ज पर काम करेगा। यह केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है। पॉइंट चार्ज के लिए ही क्या है? यह सत्य है, बाकी सब के लिए सत्य नहीं है। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा छोटा चार्ज होता है। ठीक है, यह एक लाइन ज्वाइनिंग चार्ज पर काम करता है। लाइन ज्वाइनिंग एक्सेस मतलब कि दोनों चार्ज के बीच क्या करेंगे हम लोग? लाइन खींच के हम लोग अच्छे से इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप भी नोट कर लीजिएगा। फिर आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमने लिखा है क्या कि कूलम फोर्स जो होता है यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये फोर्स होता है ना, यह चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर, यानी कि Q1 Q2 पर ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो कूलम्स लॉ लग रहा है यह आवेश पर निर्भर करता है। आवेश बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? आवेश बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और जो है ये जो आपका ये कूलम्स फोर्स है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की दूरी का, है ना? है कि नहीं है? यानी कि दोनों के बीच की जब दूरी बढ़ेगी तब बल छोटा हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल छोटा होगा, और दोनों के बीच की दूरी घटेगी तो बल ज्यादा होगा। ये बता रहा। फिर ध्यान दीजिएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो कूलम्स फोर्स है ना, एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है, यानी कहने का मतलब विद्युतशीलता जो होता है यह डिपेंड करता है माध्यम पर। माध्यम पर डिपेंड करता है ना। जितना कम एप्सिलॉन नॉट का मान होगा उतना ही ज्यादा किसका मान होगा? कूलम्स लॉ का मान होगा। और जितना ज्यादा एप्सिलॉन नॉट का मान होगा उतना ही कम क्या होगा? आपका कूलम्स फोर्स कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि एप्सिलॉन नॉट पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो चार्ज होता है, जो कूलम्स लॉ होता है, यह 3 चीज पर डिपेंड करता है। पहला हो गया आवेश पर, दूसरा हो गया दोनों के बीच की दूरी पर, और तीसरा हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट यानी कि विद्युतशीलता पर डिपेंड करता है, माध्यम का विद्युतशीलता पर। ठीक है, सब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, सबसे कम एयर के लिए होता है। एयर के लिए ना सबसे कम होता है, यानी कि फ्री स्पेस के लिए सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्री स्पेस के लिए यह सबसे ही क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और कितना होता है आपको पता है ना? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -12 ना है। ठीक है, वही एप्सिलॉन नॉट सबसे कम एयर के लिए होता है। यानी कि फोर्स जो लगेगा सबसे ज्यादा आपका एयर में ही लगेगा। कूलम्स लॉ जो है सबसे ज्यादा एयर में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मान सबसे कम है। जब एप्सिलॉन नॉट का मान सबसे कम आएगा तब फोर्स जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कूलम्स लॉ जो बताया था कि दो गो आवेश के बीच जो बल लगता है, यहाँ लगता है आवेश के बीच बल, आवेश के बीच जो बल लगता है उसी को निकालते हैं कूलम्स लॉ के सहायता से। ठीक है, इसे कब दिया था? यह 1785 में दिया था। कब दिया था? लगभग 1785 ईस्वी में कंसेप्ट को बताया था। ठीक है, चलिए इस बात को समझ गए होंगे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम सभी लोगों ने कूलम्स लॉ से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख चुके हैं। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ का थोड़ा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये नॉर्मल आपको देख लेना है। ठीक है, ज़्यादा इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका यूज हम करेंगे, इसलिए आपको ध्यान देना। हम डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम लिख देते हैं यहाँ। वेक्टर यानी क्या होता है? सदिश। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये आपका था प्लस में Q1 था, यहाँ बोले तो ये प्लस में आपका Q2 था कि नहीं था? था ना। दोनों समान चार्ज है तो क्या होगा? दोनों दूर भागेगा। तो दूर भागने का मतलब है यहाँ ऐसे भागेगा, यहाँ ऐसे भागेगा, ये भागेगा ना।
तो यहाँ लगा था क्या, यहाँ लगा था फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, और यहाँ लगा था फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, ये ना लगा था फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, यही ना लगा था। चलिए उसमें भी मैंने समझा भी था क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका वेक्टर फॉर्म जब पूछेगा तो यहाँ दो प्रकार का निकल सकता है। पहला आपको याद रखना है कि फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब बट्टा में Q1/Q2, और देखिए यहाँ 1 2 है ना, यहाँ 1 2 है, ये आप मान लीजिए कि R है, ठीक है। यहाँ 1 2 डिस्टेंस है ना, तो लिखेंगे यहाँ हम क्या लिखेंगे जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर R2, ठीक है। R2 के पावर यहाँ Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे Q, और उसके बाद जानते क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 के कारण वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, समझ में है कि नहीं है। यहाँ 1 2 है तो आपको डिस्टेंस होता था ना R², अरे भैया जो डिस्टेंस होता था ना R², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², जो R² होता था ना उसी में चेंजिंग होगा। यहाँ होगा R1 माइनस में होगा R2, होगा कि नहीं होगा। इसके बाद यहाँ की करेंगे क्या, R1 माइनस R2, समझ गए ना। यहाँ Q रहेगा, यहाँ क्या रहेगा आपका Q रहना जरूरी है तो जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा Q रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक और हो सकता है फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, जब ये पूछेगा तो क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे Q1 Q2 लिखेंगे, अब बट्टा यहाँ देखिए यहाँ क्या 2 1 ना है, कुछ मत करिए, यहाँ R2 माइनस R1, ठीक है, ये लिखिए वेक्टर में, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए यहाँ Q रहेगा, क्या रहेगा Q रहेगा, ध्यान दीजिए Q रहेगा। फिर देखिए क्या होगा R2 माइनस में R1, ठीक है, ये आपका रहेगा वेक्टर में। बस यही तो फॉर्मूला है, और क्या करना है, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। किस पर लग रहा है वो ध्यान देना है, ठीक है। समझ में आपको अच्छे तरीके से कि एक बार और समझा दें। अरे फॉर्मूला में कुछ दम में नहीं है, ठीक है, आप जानते हैं ना, आपको तो याद है ना, FC बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ये ना होता है। तो R² की जगह यहाँ हम ये लिखे हैं, यहाँ 21 है तो 21 से लिख दिए, यहाँ 12 है तो यहाँ 12 लिख दिए, Q बैठा दिए। अब फिर तो यहाँ लिख ही रहे, कट जाएगा तो फिर R² यही जाएगा ना, काट देंगे तो फिर R² आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बनाया। आप जो है इसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बनेगा, स्पेशली नीट में बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप पहले अपने कॉपी में उतार लेंगे, जैसे मैंने बताया ना उसी तरीके से आपको याद करना, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। चलिए दोस्तों, हम सभी लोगों ने कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के विषय में बात कर ली, ठीक है। अब तो एप्सिलॉन नॉट के समय बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है, यहाँ ध्यान देते हैं। एक फॉर्मूला आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ER बराबर क्या होता है, E बट्टा में E नॉट, ठीक है। ER को हम लोग बोलते हैं, ER को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हम हिंदी में इंग्लिश दोनों बता देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव यानी कि आपेक्षिक होता है, आपेक्षिक, हिंदी में लिख देते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता नाम हिंदी में बहुत बोरिंग रहता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं ई जो है ना आपका, इसे मीडियम यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, मीडियम लगा देते हैं। इसे बोलते हैं मीडियम, इसे बोलते हैं हम लोग मीडियम परमिटिविटी, ठीक है, यानी कि मीडियम का परमिटिविटी बोल सकते हैं, माध्यम का पराविद्युतांक, माध्यम का पराविद्युतांक, पराविद्युतांक या विद्युतशीलता लिखे ना, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, विद्युतशीलता, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये बोलते हैं एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। निर्वात का विद्युतशीलता, निर्वात का विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, ठीक है। तीनों के बीच में यही रिलेशन होता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट्टा परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपेक्षिक घनत्व होगा ना, माध्यम का विद्युतशीलता और बट्टा जो हो जाएगा निर्वात का विद्युतशीलता का अनुपात होता है, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन निकलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस बात को ध्यान देंगे, ये रिलेशन होता है तीनों में। यदि आपसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे दें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पता है, तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी आराम से निकालेंगे ना। इससे पता चलता है कि निर्वात के कंपेयर में किसी चीज में कितना गुना विद्युतशीलता काम कर रहा है, कितना गुना विद्युतशीलता। अरे भैया विद्युतशीलता मतलब परमिटिविटी, ठीक है। चलिए थोड़ा नाम अमेजिंग है ना, इसलिए आप अमेजिंग तरह से सोच भी सकते हैं, इसलिए आप चिंता नहीं करेंगे। ये थोड़ा माइंड में वर्ड डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एक बार जब डल जाएगा ना तो हमेशा के लिए छप जाता है। अब एक चीज और बताइए आप सभी लोग, आपको तो पता है ना कि FC जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1
Q2 बटा आर स्क्वायर, है कि नहीं है। यानी कि आप लिख सकते हैं ना कि एफ सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का होता है कि नहीं होता, अरे होता है ना। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान कम होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान घटेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको तो मैंने अभी बताया था, फिर वही काम यहाँ करेंगे। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी बराबर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे जानते हैं। अरे ये एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा जानते हैं, ये आपका हो जाएगा, बोले तो ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटा फोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटा फोर्स ऑफ मीडियम क्या की है, देखिए ना भैया, ये आपका निर्वात का है ना, निर्वात का, तो बस कुछ मत करिए। यहाँ देखिए जब मीडियम का आएगा तो 1 बटा फोर्स ऑफ मीडियम हो जाएगा, और जैसे निर्वात एक भरेंगे तो 1 बटा एफ नोट हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा एफ नोट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो जैसे इस मान को पुट करेंगे तो एफ नोट ऊपर आ गया और एफ नीचे आ गया, इसलिए फॉर्मूला निकल गया कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटा फोर्स ऑफ मीडियम। फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बटा फोर्स ऑफ मीडियम से क्या निकल जाएगा, आपका रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑफ मीडियम बराबर फोर्स ऑफ फ्री स्पेस बट्टा रिलेटिव परमिटिविटी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्स ऑफ मीडियम बराबर यानी कि माध्यम का जो बल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये आपको पता रहेगा। निर्वात में कितना बल लग रहा है, अब बट्टा भाग दे देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से। रिलेटिव परमिटिविटी कहने का मतलब हो गया आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्वेश्चन देगा, आपको फ्री स्पेस का पता रहेगा, आपेक्षिक गुण दे देगा। अब पूछेगा बताइए कि माध्यम में कितना आपका फोर्स लग रहा है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से कूलम्ब्स लॉ से संबंधित हम लोगों ने सब कुछ को देख लिया। ठीक है, अब कुछ अलग चीज के विषय में बात करते हैं, जो जैसे कि आपका रेखीय आवेश घनत्व हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया और आयतन का पृष्ठ घनत्व हो गया, उसके विषय में बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा, रेखीय, सबसे पहले आपका होगा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश, ये एग्जाम आपसे पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। रेखीय आवेश घनत्व, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है जानते हैं, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। प्रति एकांक, एकांक मतलब एरिया होता है। ठीक है, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि किसी भी लंबाई है ना, कोई लंबाई में आवेश की मात्रा, ये जो लंबाई है इस लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे छोड़िए, इसका आपको ऐसा ही मात्रा ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा चलिए छोड़िए, पहले फॉर्मूला देखिए। इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग सूचित करेंगे एल से, क्या होगा, क्यू बट्टा एल, क्या होगा, क्यू बट्टा एल होगा। ठीक है, देखिए रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग सूचित करते हैं लेमडा से, किसे इंडिकेट करेंगे, लेमडा से इंडिकेट करेंगे। क्या होता है, क्यू बट्टा एल होता है। क्यू बट्टा क्या होगा, एल होगा। हो गया ना, प्रति एकांक आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा। जब इसका एसआई मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक निकालेंगे तो चार्ज कैसे मतलब कूलम होता है, और लंबाई कैसे मतलब मीटर होता है, यानी कि इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर, कूलम मीटर इनवर्स। ये इसका क्या रहेगा, एसआई मात्रक रहेगा। चलिए ये इस बात समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका पॉइंट कहता है क्या, रेखीय आवेश घनत्व तो देख लिया ना, अब देखेंगे हम लोग ये आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बात करेंगे, इसे बोलेंगे एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एरिया चार्ज, इसे डेंसिटी बोलते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है ना कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को
क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। आप इसे अच्छे से उतार लीजिएगा। यानी कहने का मतलब बस यही है कि इसे सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है भैया, इसका फॉर्मूला होता है Q/A। ठीक है, यानी कि कोई इस एरिया बनाया गया है, इस एरिया में उपस्थित छात्र, इस एरिया में उपस्थित चार्ज हो गया। ठीक है, इस एरिया में जितना चार्ज उपस्थित रहेगा उससे हम लोग आवेश का पृष्ठीय क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। ठीक है, चलिए इस बात को समझ गए। Q/A यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज एरिया चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए इसका एसआई मात्रक जानते हैं क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होगा, चार्ज कैसे मात्रक क्या होता है, कूलम, और एरिया कैसे मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी कि इसका एसआई मात्रक आपका हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये सब छोटे छोटे परिभाषा जो एग्जाम पूछता है तथा न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, इसको उतारिए। चलिए एक और परिभाषा उसे देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, यह परिभाषा क्या कहता है देखते हैं। यह आपका है आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, सी नंबर आपका होने वाला है आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होगा बोलेगा प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। लिख लीजिएगा आप सभी लोग, इतना तक लिख देना, आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है जानते हैं, इस फॉर्मूला को हम लोग इंडिकेट करते हैं बोले तो रो से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है, Q/V। क्या होता है, Q/V। Q से क्या होता है, चार्ज होता है, अभी से क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जानते हैं क्या होता है, इसका एसआई मात्रक आपका हो जाएगा, Q का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, अभी का क्या होता है, मीटर क्यू होता है। यानी कि इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यू। ये हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। ठीक है, यानी कि कोई भी एरिया में कोई भी लोकेशन है, ठीक है, उसका कोई ना कोई आयतन होगा। जैसे कि आप अभी रूम में बैठ कर पढ़ रहे, तो आपके रूम का भी कोई ना कोई आयतन होगा, उसमें उपस्थित चार्ज को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है, यानी कि इसका मतलब कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा। बात समझ गए ना। यानी कि हम सभी लोगों ने देखा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है Q/L, पहला में लेंथ आया था, फिर देखे थे कि क्या आया था, एरिया चार्ज डेंसिटी में क्या आया था आपका बोले तो Q/A आया था, क्योंकि एरिया का डिमांड कर रहा है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या आया था, Q/V आया था। ठीक है, यह तीन गो फॉर्मूला आपको यहाँ से निकलता है। चलिए इस फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिए, तब हम आगे देखते हैं। दोस्तों हम सभी लोग जो है इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि यदि मैं न्यूमेरिकल या बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 1 घंटा प्लस भाग जाएगा, लेकिन उस प्रकार से माहौल खराब हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं न्यूमेरिकल का क्या करता हूँ, एक स्पेशल वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशानी आपको हुई नहीं। अच्छा से क्या होगा कि एगो हम लोग न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से एक वीडियो में कवर कर लेंगे, चाहे वो चार्ज का हो, चाहे कूलम्स लॉ का हो, चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी का हो, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का हो, या एरिया चार्ज डेंसिटी का हो। अच्छे तरीके से उसमें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम से कम आपको 15-16 न्यूमेरिकल तो हम लोग बात करेंगे नॉर्मल। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल के विषय में अच्छा से बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग इसे अच्छे तरीके से नोट्स में डाल लेंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि क्लास 12 जो है आपके लाइफ में हमेशा नहीं आता, इसी साल आया हुआ है, इस साल के बाद समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ड्रीम खिलता है कि मुझे ये करना है, NDA में जाना है, डिफेंस में जाना है, IIT निकालना है, नीट निकालना है, यानी कि बहुत सारा ड्रीम मतलब कि व्यक्ति के पास जगता है। ठीक है ना, इसलिए अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहें, बाद में तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।